अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो ला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बर वक्त इक़दामात करके कोरोना के ऊपर काबू पा लिया है, लेकिन आवाम से अभी भी अपील की जाती है कि वह SOPs के ऊपर अमल दरामद करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं और मुकम्मल उसका खात्मा नहीं हुआ। और आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना के नए केसेस जो हम देखने में आ रहे हैं, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहां दोबारा लॉकडाउन के बारे में सोचा जा रहा है। और अब मुख्तलिफ मुल्कों से भी खबरें इसी तरह की आ रही हैं कि फ्रांस, इटली, स्पेन, अमेरिका, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया और बहुत से कंट्री लाइक टर्की के वहाँ पे भी नए कोरोना के केसेस आ रहे हैं। और ये भी खबरें हैं कि शायद सितंबर और अक्टूबर जो हैं वो फिर से कोरोना की पीक के दिन होंगे। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल करें और समाजी फासले का ख्याल रखें। ज़ाहिर सी बात, अब स्कूल खुल गए हैं तो वहाँ इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन साथ साथ एक और जो अच्छी बात है कि चाइना के अंदर वैक्सीन जो है उसका मेरे ख्याल में दस्तयाब होना मुमकिन हो गया है। और चाइना ने ऐलान किया है कि नवंबर के अंदर ये जो वैक्सीन है वो चाइनी अवाम तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है कि चाइना जो है उसने वैक्सीन ड्राफ्ट कर ली है या बना ली है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमें भी, क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, तो हमें भी ज़ाहिर सी बात है वो वैक्सीन मिलेगी तो फिर हम लगाएंगे। क्योंकि हमने ख़ुद तो ना अपने साइंटिस्ट को इस्तेमाल करना है, ना अपने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, ताकि हम भी कुछ इस तरह की वैक्सीन जो है बना सकें और अपने लोगों के लिए, लोगों के इस्तेमाल के काबिल ला सकें। खैर, ये एक अलहदा इशू है। तो हम आते हैं जो हमारे पास इकनॉमिक इशूज़ हैं उसके ऊपर हल्के हल्के जो मैं समझता हूँ कि वो उनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। तो पीछे दिनों जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक खिताब किया कि पहला साल मुआशियत को बेहतर करने और दूसरा कोरोना से निपटने में लग गया। दूसरे साल की बात तो चलो हम किसी हद तक मान सकते हैं। पहले साल में मुझे नहीं पता कि इन्होंने मुआशियत की बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए हैं कि जिसकी वजह से जो ग्रोथ है आपका वो -0.4 के ऊपर आ गया है। अच्छा, आए हम पढ़ते हैं कुछ खिताब के जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें देखा जाए तो वज़ीर साहब का कहना ये है कि हम खुद मुख्तार लोग हैं, कोई शक नहीं कि हम इंडिपेंडेंट कौम है और ख़ुद कुछ करने का अज़म रखते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। पाकिस्तान में नौजवानों की शरह ज़्यादा है और तरक्की भी मुमकिन है। यही तो मसला है कि तरक्की मुमकिन कैसे है। बदकिस्मती से माजी में तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। अगर तालीम के शुबे पर तवज्जो देते तो कहाँ से कहाँ होते। अपने कारनामों की तारीफ़ करने के बजाय इंसान को मज़ीद काम पर तवज्जो देनी चाहिए। कम्युनिज़म कौमों के लिए तबाही है। देखें, वो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक तालीम की बात है तो पिछले 2 सालों में देखें, हाँ, इसमें बिल्कुल बात ठीक है कि नौजवान जो हैं उनकी पॉपुलेशन के अंदर शरह ज़्यादा है और तरक्की भी मुमकिन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उन नौजवानों का बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो क्या उसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई हिकमत अमली है या कोई पॉलिसी है कि उसका इस्तेमाल किया जा सके। जहाँ तक तालीम की बात है तो देखें, पिछले 2 साल से इसी गवर्नमेंट ने तालीम जो है वो बजट जो है एजुकेशन वो कट किया। कोई दूसरी गवर्नमेंट तो आके नहीं कर रही। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसे इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने तालीम को तवज्जो नहीं दी। अगर उन्होंने नहीं दी तो मेरा ख्याल में आपने बिल्कुल वो तवज्जो नहीं दी। अपने कारनामों की तारीफ़ की बजाय इंसान को मज़ीद काम करना चाहिए। बात कहने को बहुत अच्छी, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरे ख्याल में हर दफ़ा जो है कोई ना कोई छोटा जो नॉन इकनॉमिक इशूज़ हों या कोई ओवर इशूज़ हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट हर काम को क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। और यही बताते हैं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। तो देखें, तारीफ़ भी आप खुद ही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन बातों को थोड़ा सा ख़िताब की हद तक अगर देखा जाए तो वो अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद भी वैसे ही किया जाए तब बात ज़्यादा अच्छी है। फर्दर ये कहा जाता है कि पहला साल मुआशियत को बेहतर करने में गुजारा और दूसरा कोरोना से निपटने में चीन ने हर मामले में पाकिस्तान की मदद की है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी चीन ने मावनत की, पैसे के गलत इस्तेमाल के खिलाफ। अच्छा, अब देखें, बड़ी अच्छी बात है जो कि हमने अब ये कह दिया कि हमारा फ्यूचर जो है वो चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। और ये वही चाइना है कि जिसकी एयरलाइन जो थी वो हमने स्टैंड करके उनको दी थी। तो अब देखें चीज़ें किस तरफ चली गई हैं। कौमों का मिजाज होता है तरक्की करने के लिए। मेरे ख्याल कि अभी तक हमारा वो मिजाज बन नहीं पाया। और वो मिजाज जो होता है हमेशा लीडरशिप बनाती है आपकी। तो उसके बाद पैसे के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानून लाकर तालीम पर सरमायाकारी के ख्वाह हैं। कौम ने फैसला करना है जहाँ से पैसे बचें और तालीम में लगाना है। जितना तालीम पर खर्च करेंगे उतना हमारे बच्चों का फ़ायदा होगा। बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर टेक्नोलॉजी से मदद लेनी चाहिए। मुझे ये बता दें, क्या ये
तीनों चीज़ें, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर टेक्नोलॉजी, क्या ये हायर एजुकेशन के बगैर मुकम्मल है? मेरा नहीं क्या ख्याल कि हायर एजुकेशन के बगैर ये मुकम्मल है, और उसके लिए गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन के लिए बजट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ना कि कम करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी पर सरमायाकारी की है। अच्छी बात है, बाकी भी सूबे हैं, सुबह सिंध है, वहाँ पर भी सरमायाकारी की जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। सुबह पंजाब है, वहाँ पर भी सरमायाकारी की जानी चाहिए। सुबह बलूचिस्तान है, वहाँ पर भी की जानी, सुबह बल्तिस्तान है, वहाँ पर भी की जानी चाहिए, और आज़ाद जम्मू और कश्मीर वहाँ पर भी सरमायाकारी की जानी चाहिए, ताकि सारे प्रोविंसेस जो हैं उनको बैलेंस लेके चला जाए, ना कि सिर्फ एक सूबा जो उसके ऊपर फोकस किया जाए। उसके बाद जो बात हो रही है वो जैसे वही डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर, जैसे मोडीज़ की रिपोर्ट हो गई, फिर उसके बाद वो A&P जो मैंने आपसे कहा तो वो रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग भी है, वो ये कह रहे हैं कोरोना में कमी के बाद पाकिस्तानी माशियत बेहतरी की जानब गामजन है। बात ठीक है कि हम भी ये तवक्को कर रहे हैं कि कोरोना के बाद मुल्की जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतरी आएगी। अब वो बेहतरी लाने के लिए भी ज़ाहिर सी बात है आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा, इस्लाहात लेके आनी होंगी, और ये कब से मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हर सेक्टर के अंदर, ताकि मुल्की माशियत जो है उसको अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया जाए। अब देखें इसके ऊपर गवर्नमेंट जो किस हद तक जो है वो कामयाब होती है या किस हद तक इसके ऊपर अमल दरामद करती है। जी, तो पिछली बात को हम आगे लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की कि जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर वो देखें किस कदर जो हैं वो चीज़ें हमारी अब बिगड़ रही हैं। हालांकि तो यही की जा रही थी और मैं भी यही तो कर रहा था कि चूँकि लॉकडाउन के बाद जो है वो इकॉनमी के जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें बेहतरी की उम्मीद जो की जा सकती है और बेहतरी हमें नज़र आएगी। वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, एक 18 सितंबर को खबर पब्लिश हुई है, फिर उसी खबर को जो है वो 19 सितंबर को पब्लिश किया गया है। तो 18 सितंबर को जो खबर पब्लिश हुई उसमें ये कहा गया है कि बैरूनी सरमायाकारी 12 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। अगस्त के महीने में गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान में $112.3 मिलियन सरमाया लगाया है, और सरमायाकारी में कमी जो बताई गई है वर्ल्ड इकानमी जो कि वो रिसेशन का शिकार है, या यूँ कह सकते हैं सरमायाकारी में कमी की वजह कोविड के बाद यूरोपीय मुल्क में कमज़ोर इक़्तिसादी सरगर्मियाँ हैं, और ये तकरीबन पूरी दुनिया में हैं, खासकर यूरोप के अंदर नहीं है, स्वाय चाइना के जिसने इस कोविड-19 को अपॉर्चुनिटी बनाया और 11.4% जो है उसका ग्रोथ रेट बढ़ा है, या GDP जो है उसमें इजाफा हुआ है। तो आप देखें जिन कौमों का मिजाज डेवलपमेंट के मुताबिक ढले होते हैं, या जिन कौमों ने हर हाल में तरक्की करनी होती है वो कौमें मुश्किल हालात में भी तरक्की करके दिखाती हैं, और ये वही चाइना है जिसकी दोस्ती के ऊपर हम लोग नाज करते हैं। उसके बाद बराह रास्त जो 19 सितंबर को खबर आई उसमें लिखा गया है जी, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 40% इजाफा हो गया। जुलाई और अगस्त में सरमायाकारी की मर्जित $22 करोड़ 70 लाख रही। हुकूमती तमस्सकात और बॉन्ड्स में $5 करोड़ 98 लाख सरमायाकारी की गई। अब देखें कि एक ही रात के अंदर, अब या तो 18 सितंबर की खबर गलत है या 19 सितंबर की खबर गलत है, और अगर 18 सितंबर की खबर गलत नहीं तो इसका मतलब कि पता नहीं एक रात के अंदर कौन से ऐसी रॉकेट साइंस इनके पास आ गई है कि जिसके ऊपर जो है वो 40% जो है सरमायाकारी में इजाफा बताया गया। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटी जो है पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वजह से स्टेगनेंट हुई है, तो उसमें अगर पाकिस्तान में 40% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो गया तो ऐसी ये वाकई बड़ी हैरानी की बात है। उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि इकानमी जो है बेहतरी की तरफ जा रही है, जिसमें मोडीज़, ब्लूमबर्ग और जो अदारे हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि हमारे लोकल इदारे जो हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वो तो निकम्मे हैं, वहाँ लोग काम ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ के लोगों को प्रोजेक्शन करने का नहीं पता, वहाँ के लोगों को रिसर्च करने का नहीं पता। मेरा ख्याल कि शायद वो हम इन अदारों से बेहतर रिसर्च कर सकते हैं। और मैं आपको भी एक बात बता दूँ, बस अभी मुझे याद आ गई छोटी सी बात, कि 2018 के अंदर पाकिस्तान में रिसर्च की ग्रोथ में 20% इजाफा हुआ है। और आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है 2018 के अंदर जहाँ रिसर्च सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ये भी तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ही ऐसा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। तो इस तरह की खबरें भी इस कौम को देनी चाहिए। और उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 2019 के बारे में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यह ट्रेंड जो है इसी तरह चलेगा जिस तरह से 2018 के रिजल्ट्स आए हैं।
तो 2019 में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ये भी पूरी दुनिया जो हमारी रिसर्च को मान भी रही है और बता भी रही है, और जो रैंकिंग है पाकिस्तान की नंबर 1 दुनिया में वो भी बताई जा रही है। उससे नीचे इजिप्ट है, इंडिया जो है 5वें-6ठे नंबर पर आता है। तो ये देखें, ये भी खबरें जो हैं वो देनी चाहिए ताकि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं या एकेडेमिया से मुंसलिक लोग जो हैं उनकी हौसला अफजाई हो। उसके बाद ये कहा गया है कि 2 माह के दौरान मुल्की बरामदात में 4% जो है वो कमी हुई है। और आपको ज़ाहिर सी बात है, सितंबर का महीना माली साल का तीसरा महीना चल रहा है, क्योंकि 1 जुलाई से हमारा माली साल जो है वो शुरू होता है। तो कहा यह जा रहा है कि जुलाई के अंदर 4.25% जो है वो बरामदात में कमी हुई है, और अगस्त के अंदर 14.75% जो है आपकी बरामदात में कमी हुई है। जब बरामदात में कमी होती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। अब मुझे डर है कि शायद हम और ज़्यादा नेगेटिव ना चले जाएं, मतलब कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन खैर वो जैसे आपसे मैंने कहा कि उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए बेहतरी की, और ज़ाहिर सारे लोग ही रख रहे हैं और मैं भी इस मामले में आप लोगों से पीछे नहीं हूँ। अच्छा, उसके बाद जो हमारा एक कारनामा आपको अगर याद हो, पेशावर BRT सर्विस जो पिछले भी शायद चंद दिन पहले भी शुरू हुई थी, जिसमें कुछ बसेस के अंदर आग लगने के वाक़यात हुए, उसकी वजह से मतलब कि इस सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है इनडेफिनिटली। अब इनडेफिनिटली का मतलब आप भी समझते हैं कि जिसमें कोई डेट नहीं दी जाती कि ठीक है महीने तक, 6 महीने तक, साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक या 10 साल तक हम इसको सस्पेंड कर देंगे। तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो $250 मिलियन जो इसकी कास्ट थी, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन करके इसको शुरू करना था। लेकिन उसके बाद यही कास्ट $250 मिलियन से बढ़ के $430 मिलियन जो है वो हो गई, और ये पाकिस्तान रुपये में 71 अरब रुपया बनता है। तो क्या हम समझें कि कौम का 71 अरब रुपया जो है वो डूब गया है, कि या इसके ऊपर कोई बंदा क्रेडिट लेने को तैयार है, या कोई बंदा इसके ऊपर वाजे करने को, जवाब वाजे करने को तैयार है कि क्यों ये मनसूबा जो है सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद जो आगे बात हो रही है, देखें पिछले एक और जो चीज़ आपको सुनने को मिल रही है बार बार कि पिछली हुकूमतों ने कर्ज़े लिए, पिछली हुकूमतों ने कर्ज़े लिए, इतने कर्ज़े चढ़ गए कि हमारा टैक्स जो है उसका 50% जो है वो तो उन कर्ज़ों की जो उसके ऊपर सूद है उसकी अदायगी में चला जाता है, बाकी के साथ हमने पूरा मुल्क चलाना है। तो हम देखते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इसने कर्ज़े जो हैं वो किस हद तक लिए हैं। तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है अगर देखा जाए तो उसमें तकरीबन 14,000 अरब कर्ज़े लिए गए हैं, और इसको वैसे अगर देखा जाए तो ये तकरीबन GDP का 106.8% बनते हैं। अभी चंद हफ्ते पहले कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान में गैर मुल्की कर्ज़े जो हैं वो गैर मुल्की कर्ज़ों को मिला के तकरीबन को 87% बनता था टोटल GDP का, और अब देखें वो 87 से बढ़ के 106.8% तक आपके मुल्की GDP के बराबर हो गए हैं। मतलब ये है कि जितना आप प्रोड्यूस करेंगे वो सारे का सारा कर्ज़ा भी चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका GDP 100 रुपये है तो इसका मतलब कर्ज़ा जो 106 रुपये है, तो अभी आपको 6 रुपये जो हैं और जो है वो उसके बराबर, अगर आप चाहते हैं कि कर्ज़ा जो हमारा उतरे, तो मेरा ख्याल है कि इसको सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारे का सारा आपका कर्ज़े की मद में बाहर चला जाएगा, मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर बैठ के को प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए, इसके ऊपर बैठ के को बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की इकनॉमिक पॉलिसी जो वो लेके आनी चाहिए, ताकि कर्ज़े जैसे जहर से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उससे जान छुड़ाई जाए। अच्छा, उसके बाद अगर जो देखा जाए जो पेशीन गोइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। वो कहते हैं कि अफरात ज़र जो है वो 7.5% तक होने की तवक्को की है, लेकिन अभी तक जो खबरें अखबारों के अंदर पब्लिश हो रही हैं वो तो डेली यही बता रही हैं कि हर वीक जो है वो इन्फ्लेशन में या चीज़ों की कीमतों में इजाफा जो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो कि ये कैसे 7.5% की जो तवक्को करके बैठे हुए हैं। अच्छी बात है 7.5% अगर कर्जा आपका हो। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2021 में जो शरह नमू है वो तकरीबन जिसको ग्रोथ कहते हैं, इकनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, उसकी तवक्को ये कर रहे हैं कि 2% तक रहेगी। उसके लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या कह रहा है
कि पाकिस्तानी माशियत के वसी पैमाने पर बहाल होने शरह नमू में 2% इजाफे और 7,000 की शरह घटकर 7.5% होने की पेशेनगोई तो कर दी है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना केस में कमी के बाद माशी माहौल और रुझान में बेहतरी की तवक्को है। बेहतरी आई नहीं है, तवक्को है, लेकिन इसके बुनियादी ढांचे में इस्लाहात का आगाज़ भी ज़रूरी है। तो मकसद ये है कि ये भी 2% जो ग्रोथ है उसको कंडीशन कर दी है कि इस्लाहात होंगी तो फिर जो है ग्रोथ 2% होगी। अगर इस्लाहात जो है वो जिसे इकनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं वो अगर नहीं करेंगे तो फिर आप ये 2% ग्रोथ है उसकी तवक्को मत कीजिए। अच्छा, अब हमारा कंपैरिजन जो है वो भी सुन लें क्या है कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी माशियत खित्ते में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बहाल हो रही है, ताहम एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट इस दावे की नफ़ी करती है। ये मतलब कि जो अब हमें बताया जा रहा है कि हम बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं, जो खित्ते में हम हैं, मतलब एशियन साउथ एशिया की बात हो रही है, तो उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डिक्लाइन कर दिया है। अब कहा इनमें, अच्छा अब वो देखें कि सिर्फ 3 ममालिक हैं कि जिनकी शरह नमू पाकिस्तान से कम है। वो 3 ममालिक कौन से हैं? भूटान 1.7%, अफ़गानिस्तान 1.5% और नेपाल 1.5%। तो वही बात है कि अब हमारा कंपैरिजन जो है वो भूटान से होगा, अफ़गानिस्तान से होगा और नेपाल से होगा। इंडिया से क्यों नहीं हो रहा? चाइना के साथ क्यों नहीं हो रहा? या और जो कंट्री हैं एशिया के अंदर, मलेशिया के साथ क्यों नहीं हो रहा? इंडोनेशिया के साथ क्यों नहीं हो रहा? वियतनाम जो बड़ी उभरती हुई इकॉनमी है उसके साथ क्यों नहीं हो रहा? तो ये है हमारे स्टैंडर्ड्स और ये है हमारी सोच और ये है हमारे टारगेट्स। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ ही हमें जीना है मेरे ख्याल में। रिपोर्ट में मज़ीद ये भी कहा गया है कि खाम माल की गिरती हुई कीमतों, रुपये की कदर में कमी से तजारती नोयत की दरामदात घटने से करंट अकाउंट खसारे में नुमायाँ कमी हुई है। वही जो आपसे मैं बात कर रहा था कि कुछ हमने इंपोर्ट नहीं किया, कुछ हमने एक्सपोर्ट नहीं किया और सिर्फ जो फॉरेन रेमिटेंस है उसकी वजह से हमारे पास जो है मतलब करंट अकाउंट या पॉजिटिव हो चला है। उसके बाद जो एक बड़ी अच्छी खबर है वो इन द सेंस कहा यह जा रहा है कि 2046 तक 60% बिजली मुतबादल ज़राए से बनाने का मंसूबा है। ये उमर अयूब साहब फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं तवक्को नहीं कर रहा कि इस गवर्नमेंट के दौरानिए में लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म हो जाए। 2046 का मतलब ये कि 2020, अभी 26 साल हमें और काम करेंगे। तो उस वक्त दुनिया मेरे ख्याल में पता नहीं कहाँ से कहाँ चली है। जिस कदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और हर आए दिन के साथ दुनिया जो है वो नई नई जो डिस्कवरीज़ हैं वो कर रही हैं। तो 2040 तक तो मेरा ख्याल है कि शायद पूरी दुनिया में क्लीन एनर्जी जो है वो छा जाए। ये फॉसिल फ्यूल जो डर्टी एनर्जी जिसे कहते हैं या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसे कहते हैं उसकी शायद वो जगह ही ना रहे। और आपको मैंने शायद एक वीडियो ला के अंदर ये भी बताया था कि बरतानिया ने अभी जो इनका वो COP 26 हुआ है उसमें वाज़े तौर पे बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि नो मोर इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल्स। और शायद पाकिस्तान के लिए ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि जब ये बड़े बड़े जॉइंट्स जो हैं जब ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्लीन एनर्जी सोर्सेज के अंदर, तो कल को ये पता क्या करेंगे, ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये चीज़ें लागू कर देंगे कि हर वो कंट्री जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज या रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोडक्शन कर रहा है उसको बरामदत की इजाज़त दी जाए और वो कंट्री जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी एक्सपोर्ट्स पर उनको बैन कर दिया जाए। तो पाकिस्तान के लिए अगला प्रॉब्लम जो होगा वो ये होगा। तो मेरे ख्याल में इनको अब चीज़ें जो हैं वो इतना लंबा करने के बजाय अर्जेंट बेसिस पे शॉर्ट टर्म प्लान जो वो उसके ऊपर अमल करना चाहिए एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो अगले आने वाले दिनों के प्रॉब्लम्स के ऊपर काबू पाया जाए। और इसी के साथ रिलेट करता है आपका एनर्जी एफिशिएंसी का इशू और इसी के साथ रिलेट करता है आपका क्लाइमेट चेंज। और आप देखें कि शायद आप भी फील कर रहे होंगे कि अभी सितंबर की 19, 20, 18 को आप देखें तो सितंबर ख़त्म होने को है, गर्मी जो है वो ख़त्म होने के लिए तैयार नहीं है। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।